हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन द 19th सेंचुरी इंडिया। तो इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, वो सारी बात मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। और साथ ही साथ इस टॉपिक को हम एक और नाम दे सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किया है, तो आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एग्जाम में भी इसी पैटर्न में अगर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो फर्स्ट लेट अस सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश। आप लोग को पता होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी ब्रिटेन की। वो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में इंडिया आई। तो पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो वो एक एज ए ट्रेडर आए थे, ठीक है। फिर जब इंडिया के रिसोर्सेज को देखे, वेल्थ को देखे, तो उनके जो इंटेंशंस थे वो चेंज हुए और वो धीरे धीरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने लग गए। तो जब इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन इनके कंट्रोल में आ गया, इंडिया का सारे रिसोर्सेज इनके कंट्रोल में आ गए, तो ये इंडिया में रूल करना शुरू कर दिए थे। और ये रूल किए कब तक? 2 सेंचुरीज तक, 2 सेंचुरीज तक, मतलब 200 साल तक इन्होंने इंडिया पे रूल किया है। तो 200 साल तक इन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश जो था, ये भी एक पार्ट था इस एक्सप्लॉइटेशन का। तो इंग्लिश इंट्रोडक्शन ब्रिटिश पॉलिसी का पार्ट था, जिसके वजह से इनको इंडिया से चीप क्लर्क्स मिलते थे और साथ ही साथ ये अपने रिलीजन को स्प्रेड करते थे इंग्लिश के थ्रू। So, beginning with the establishment, now let us read this. Beginning with the establishment in India of the East India Company, the British came to India as trader. As a trader वो आए थे in the second half of the 18th century and stayed on as rulers for nearly 2 centuries. The introduction of English in India was part of this exploitation. The English was introduced in India as a part of the British policy to have cheap clerks and to spread their religion. तो फ्रेंड्स, अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिशर्स के इंटेंशंस क्या थे इंग्लिश को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के पीछे। तो सबसे पहला था कि उनको एक चीप वर्कर्स चाहिए थे जिनको इंग्लिश आते थे। तो उसमें क्या थे? चीप वर्कर्स में चीप क्लर्क, सस्ते क्लर्क्स चाहिए थे जिनको इंग्लिश आते हैं। और साथ ही साथ ये अपने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे इंग्लिश के थ्रू। तो चलिए अब देखते हैं ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस आए जिसके वजह से इंग्लिश जो है इंडिया में इजीली इंट्रोड्यूस हो गया। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम 1765 से शुरू करते हुए 1947 तक के बीच में जो भी सर्कमस्टेंसेस आए हैं उसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पीरियड है 1765 से लेकर 1813। इसको हम पॉइंट वाइज पॉइंट समझेंगे कि इस बीच क्या हुआ। तो शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश को बहुत ही ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया, मतलब बहुत ही स्लोली इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश को और वेस्टर्न लैंग्वेज को। और इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने के पीछे उनका एक जो इंटेंशन था वो क्या था? इंडियंस में वो क्लास क्रिएट करना चाहते थे। तो वो चाहते थे अगर इंडियंस जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएं या फिर वेस्टर्न एजुकेशन सीख जाएं तो वो उनको एज अ ऑफिशियल सर्व कर सकते थे, मतलब एक एम्प्लॉय की तरह काम कर सकते थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। अब क्योंकि सारे ब्रिटिशर्स इंडिया में आके काम तो नहीं कर सकते थे, तो इनको इंडियंस का हेल्प लेना ही था। तो इसलिए वो चाहते थे कि इंडियंस जो है वो इंग्लिश सीख ले। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि अगर कुछ इंडियंस इंग्लिश सीख जाएंगे तो वो एक लिंक बन जाएंगे ब्रिटिशर्स के बीच में और बाकी लोगों के बीच में, ताकि जो भी बात ब्रिटिशर्स बोले, जो भी इंफॉर्मेशन दे, वो इजीली बाकी मासेस के पास पहुंच जाए। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्रिटिश ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न लैंग्वेज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस who could serve the imperial rulers as officials or functionaries, as well as function as a communicative link between the rulers and the masses. Originally, they were afraid of teaching English to Indians. Randall Jackson, a member of the House of Commons, voiced their feelings. He said, "We lost our colonies in America by imparting our education there. We need not to do so in India too." तो ब्रिटिशर्स को इंग्लिश इंट्रोड्यूस करने में डर लगता था इंडिया में, क्योंकि उनको लगता था अगर इंडियंस जो है इंग्लिश जान जाएंगे तो वो पढ़ेंगे, समझेंगे, फिलॉसफी को जानेंगे, रूल्स को जानेंगे, लॉस को जानेंगे, तो हो सकता है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। तो इस बात का उनको डर था, क्योंकि सेम चीज़ जो था अमेरिका में इनके साथ हुआ था। However, after the Battle of Plassey in 1757, the situation began to change. In order to win over whom they had begun to rule, they decided to open educational institutions. तो बैटल ऑफ प्लेसी के बाद, जो कि मुगल्स और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, उसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे। तो इस बैटल के वजह से
ब्रिटिशर्स के पास इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल आ गया था। तो अब उनके अंदर जो ये डर था कि अगर हम इनको इंग्लिश सिखाएंगे तो ये हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, तो ये डर भी ख़त्म हो गया। तो अब लोगों को इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने 2 इंस्टीट्यूशन ओपन किया, 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ओपन किया था। 2 such institutions were Calcutta Madarsa, which was established in 1781, and Banaras Sanskrit College, founded in 1791. Provision was made for the teaching of English there. Next point, the earliest attempts to introduce English in India were made by missionaries who came primarily for the purpose of religious and moral preaching rather than for spreading English. तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए थे, इन्होंने एक पहला अटेम्प्ट किया था इंग्लिश को स्प्रेड करने के लिए इंडिया में। तो उनका मेन जो मोटिव था वो इंग्लिश स्प्रेड करना नहीं था, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन लोगों को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करना उनका मेन मोटिव था। The missionaries' effort culminated in the setting up of Christian institutions in different parts of the Indian subcontinent, where English was taught as one of the subject. तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा 1765 से लेके 1813 तक जो इंग्लिश स्प्रेड हुआ है इंडिया में, उसके पीछे 2 रीज़न थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्रिश्चियन मिशनरीज। अब दूसरा पीरियड देखते हैं, 1813 से लेके 1834 में क्या हुआ था। The second phase of the presence and spread of English in India is identified with 2 names. पहला है राजा राम मोहन रॉय और दूसरा है थॉमस बेबिंगटन मैकॉली, शॉर्ट में इसे बोलेंगे टीबी मैकॉली। Raja Ram Mohan Roy led a group of Indians in demanding English education for Indians. This group was convinced that English would be more useful for Indians than Indian language for academic, सोशियो-इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड इंटरनेशनल पर्पसेस। तो राजा राम मोहन रॉय जो कि एक रेवोल्यूशनरीज थे, वो चाहते थे कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो, वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन में साइंस रहता था, टेक्नोलॉजी रहता था। तो वो जानते थे कि इसका यूज़ इंडियंस को ज़्यादा होगा, ना कि संस्कृत पढ़ के कल्चरल स्टडीज़ करके उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो ये चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हो, तो उस एजुकेशन में सोसाइटी को बेनिफिट होगा, सोसाइटी के इकोनॉमिक को बेनिफिट होगा, साइंटिफिक बेनिफिट होगा और साथ ही साथ इंटरनेशनल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तो क्योंकि इंडियन रेवोल्यूशनरी राजा राम मोहन रॉय खुद ही चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में आए, तो ये चीज़ मैकॉली के लिए बहुत ही आसान हो गया और उन्होंने अपना फेमस मिनट पास किया 1835 में, जिसमें इंग्लिश एजुकेशन जो था कंपलसरी कर दिया गया था। The effort of this group considerably strengthened the hands of Lord Macaulay, whose famous minute was passed in 1835. As English developed stronger roots in educational system in India, the whole subcontinent witnessed more and more Indians being taken in by the lure of English, native Indian language suffering a great setback in the process. अब इंग्लिश एजुकेशन ने अपना पकड़ बना लिया था इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश को पढ़ रहे थे, इंग्लिश एजुकेशन को ले रहे थे, तो उसके वजह से जो नेटिव लैंग्वेज था इंडिया का वो सफ़र कर रहा था। तो सेकेंड फेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? राजा राम मोहन रॉय का एफर्ट, टीबी मैकॉली का मिनट विच वॉज पास्ड इन 1835. देन थर्ड फेज वॉज फ्रॉम 1834 to 1853. In 1834, Lord Bentinck invited Macaulay to preside over the General Committee of Public Instruction. अब 1834 में लॉर्ड मैकॉली क्या बन गए? जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के इंचार्ज बन गए। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मैकॉले ने 1835 में अपना फेमस मिनट को पास किया। मिनट का मतलब प्रोटोकॉल समझ लो या फिर कोई इंस्ट्रक्शन समझ लो, रूल समझ लो, तो वो उन्होंने 1835 में पास किया। तो मैकॉले ने इस मिनट में ये स्ट्रांगली रेकमेंड किया कि वेस्टर्न एजुकेशन तभी पॉसिबल होगा जब उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा। सो ही स्ट्रांगली रेकमेंडेड दैट द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न लर्निंग कुड ओनली बी पॉसिबल थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। फिर जो फोर्थ फेज है वो है वुड्स डिस्पैच 1854। तो ये जो वुड्स डिस्पैच है वो नाम चार्ल्स वुड पर है, जो कि प्रेसिडेंट था बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो चार्ल्स वुड ने कुछ ग्रुप बनाया था जिसे वो इंडिया के अलग अलग पार्ट में डिस्पैच किया ताकि वो इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड कर सके। लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर। Wood's dispatch is often described as the Magna Carta of English education in India. It confirmed what Macaulay had said. English was to be the medium of instruction in the higher branches. तो मैकॉले ने जो भी अपने मिनट में लिखा था वो सारी चीज़ों को ये इम्प्लीमेंट करने लग गए। The demand for English education was already there, hence the number of schools and college began to increase. The predominant position was given to English and the vernaculars being to be neglected. इंडिया में अब क्या कंडीशन थी
इंग्लिश को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था और जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थे उसे निग्लेक्ट किया गया। नाउ लेट्स सी द लास्ट फेज, पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। The 20th century witnessed further strengthening of the roots of English in India as an influential language. तो 20th century ने क्या विटनेस किया? इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो जो इंग्लिश का जो इन्फ्लुएंस था इंडिया में वो इंक्रीज होते जा रहा था। The period since then has seen tremendous increase in English knowing Indians, and even after the British formally left India in 1947, English has continued to gain ground and has become more and more firmly entrenched in the Indian soil. तो जो ये फेमस सेइंग है वो यहाँ पे सूट करता है कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। तो फ्रेंड्स ये जो पीरियड है उसमें जो ईयर स्लॉट्स दिए हैं उसको लेके आप कंफ्यूज मत होना, ये एकदम ही करेक्ट है, आप एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर को लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।